जैसा मैंने पहले बताया था आपको कि सर्टोली सेल्स के केमिकल्स की वजह से अब जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के जो जर्म सेल्स हैं, जिसको आप स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, है ना, इसमें क्या स्टार्ट होता है? रैपिड माइटोटिक डिवीजन। तो याद रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया में क्या हुआ? रैपिड माइटोटिक डिवीजन। और इस रैपिड माइटोसिस की वजह से क्या होता है, देखो, काफी सारे ऐसे क्या बने? स्पर्मेटोगोनिया। और इसको आप जर्म सेल्स भी कहते हैं एक्चुअली। अब एक जो बहुत सारे यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया बन गए हैं, एटलीस्ट एक स्पर्मेटोगोनिया में फर्दर क्या हुआ? 4 माइटोटिक डिवीजन। तो काफी सारे ऐसे सेल्स बन जाते हैं। देखो, अब इसे कहते हैं, एक्चुअली यहाँ जो ये बना है इसे स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए कहा जाता है ना। और एक टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया में कम से कम 4 बार क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन। तो यहाँ पर बहुत सारे क्या बन गए, देखो, इसे कहते हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, और याद रखना, अब टाइप बी बन जाने के बाद इसमें कोई फर्दर माइटोसिस नहीं हो रहा। इसमें अब क्या हुआ? इसमें होता है ग्रोथ। इट एंटर्स इन ग्रोथ फेज and converted into such kind of structure, and these are called, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं प्राइमरी, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये याद रखिएगा कि जब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया बहुत सारे, तो इसी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या हुआ? इवेंट कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट। और यहां से अब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 ऐसे सेल्स बनेंगे जो मियोसिस हुआ यहां पर, और इसे कहते हैं क्या? इसे कहा जाता है अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो अगर आप प्लॉइडी लेवल देखेंगे तो जर्म सेल्स तो डिप्लॉइड फेज में होता है। टाइप ए जो बनेगा स्पर्मेटोगोनिया, ये भी डिप्लॉइड फेज में है। इवन जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये भी डिप्लॉइड फेज में है। लेकिन ये जो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हैप्लॉइड फेज में आ गया, क्योंकि मियोसिस हो चुका है यहां पर। और याद रखना कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर, अब यहां 2 बने हैं मान लो, अगर मैं एक की बात कर रहा हूं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब वापस कंप्लीट क्या हुआ? मियोसिस 2, 1 and 2। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बनेंगे और 2 से 4 बन जाएगा, देखा सही। और इसे कहते हैं स्पर्मेटिड। क्या कहते हैं इसको? इसे स्पर्मेटिड कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फाइनली क्या बन गए? 4 स्पर्मेटिड।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड फेज में है, और जो स्पर्मेटिड होता है वो क्या बताओ, वो हैप्लॉइड फेज में होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इस स्पर्मेटिड का फेट क्या है, इसका क्या हुआ, इसका फर्दर इवेंट क्या है एक्चुअली। तो आप एक टर्म यूज करेंगे यहाँ पर, देखो आप अभी तक इस पूरे प्रोसेस को आप स्पर्मासाइटोजेनेसिस भी कहते हैं, स्पर्मासाइटोजेनेसिस। अब इसके बाद क्या हुआ, उसका एक दूसरा नेम है, उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैं बता रहा हूं आपको कि व्हाट इज द इवेंट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस दैट कन्वर्ट द हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। तो इवेंट का नाम बताओ, इवेंट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। लुक एट दैट, वो क्या है देखिए यहाँ पर। तो जो हमने टर्म यूज किया है उसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। और ये क्या होता है देखो, जैसे मैंने कहा कि ये मान लो ये स्फेरिकल फॉर्म में क्या है, एक स्पर्मेटिड है जो हैप्लॉइड फॉर्म में होता है, लेकिन इसके अंदर एक तरह का रीऑर्गेनाइजेशन है जो इसके साइटोप्लाज्मिक पार्ट, चूंकि एक सेल होता है ये, तो इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है उसका क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन। उसके गोल्गी एपरेटस में, उसके क्रोमेटिन वाले पार्ट में, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में, और उस रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये स्पर्मेटिड क्या हुआ देखो, ये इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। देखिए ऐसे, ये है एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, जिसमें तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये कहते हैं एक टर्म कॉल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड। तो ये एक इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें कई सारे पार्ट्स बनते हैं। देखिए जैसे यहाँ देखो, जैसे इस स्पर्म के एंटीरियर पार्ट पे एक इस तरह का वेसिकल फिल्ड ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली, ये जिसे कहते हैं एक्रोजोम। और इसके नीचे आप देखेंगे ऐसे एक, ये एक्चुअली मेल रो न्यूक्लियाई है जिसके अंदर क्रोमेटिन बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। अगर आप यूजुअली कंपेयर करेंगे दूसरे सेल्स के साथ, तो इसके अंदर का जो क्रोमेटिन है वो हाईली कंडेंस्ड फेज में होता है जब आप बात करेंगे स्पर्मेटोजोआ की, है ना। और इसके बाद आप देखोगे ऐसे दो स्ट्रक्चर, ये सेंट्रियोल है एक्चुअली, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है।
डिस्टल सेंट्रियोल होता है, और इसी डिस्टल सेंट्रियोल से कई सारे एक्सियल फिलामेंट्स ऐसा देखो ओरिजिनेट करता है। देयर आर मेनी एक्सियल फिलामेंट्स, देखिए इसमें आता है ऐसा। तो इस फिलामेंट के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है, ये जो डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं एक्चुअली। तो ये क्या है, इसे कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट जो बेसिकली सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के जैसा ही है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह पढ़ते हैं आप। तो इसके फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूब्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसका जो अरेंजमेंट है वो 9+2 पैटर्न पे होता है, जो सीलिया में भी होता है और फ्लैजिला में भी होता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए, ये एक तरह का ऐसा लगता है कि ये एक फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है ना, और इसके कुछ पार्ट्स पे ऐसे आप देखोगे हाईली डेवलप्ड फॉर्म में इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, लेडर लाइक देखते हैं यहाँ पर आप। ये एक्चुअली इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को नेवेनकर्न भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, एक स्पर्मेटोजोआ का, जिसमें देखो क्या है, ये जो इसका अपर पार्ट आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक, इसको कहते हैं हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। इसके बाद ये बीच में छोटा सा पार्ट है, इसे नेक कहा जाता है। पूरा का पार्ट, अब कुछ बुक्स में पूरे पार्ट को टेल बता देते हैं, बट कहीं कहीं इसको ऐसा लिखते हैं कि ये यहां से यहां तक ये मिडिल पीस है, जिसको बॉडी ऑफ द टेल भी कहा जाता है ना। और ये पूरा पार्ट, ये इसका टेल पीस है, और ये बाद में इसको टेल एंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक मैच्योर क्या है बताओ, ये एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है, और इस एक्रोसोम के अंदर ये एक्चुअली इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये बताऊंगा एंजाइम्स का क्या रोल है बाद में। इसमें कई तरह के आप जैसे कहते हैं कि ये जो एक्रोसोम है, बेसिकली एक्रोसोम है क्या एक्चुअली, तो एक्रोसोम एक मॉडिफाइड गोल्जी एपरेटस का पार्ट होता है, जिसके अंदर कई सारे वेसिकल्स होते हैं, और ये वेसिकल एंजाइम से भरा हुआ होता है। और ये कई तरह के एंजाइम्स होते हैं एक्चुअली, जो एक मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है। क्योंकि अगर आप जानते हैं मैमल्स में या कई सारे एनिमल्स में जो एग होता है वो कई तरह के मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, तो फर्टिलाइजेशन पूरा करने के लिए उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना जरूरी होता है। तो उसके लिए कई तरह के एंजाइम्स की जरूरत होती है, और वो एंजाइम इसी एक्रोसोम में होता है। और उसके बाद देखो ये मेल प्रोन्यूक्लियाई है, जिसमें काफी ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में क्या होता है, क्रोमेटीन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक वाले पार्ट में देखिए आप, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल में का अगर पूछा जिसका रोल क्या है, तो ये बता दो मैं एक चीज यहां पर, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है
उस जायगोट के क्लीवेज को इनिशिएट करने के लिए जो स्पिंडल फाइबर चाहिए वो पॉसिबल तभी होगा जब वहाँ सेंट्रियोल होगा, और फीमेल के एग में सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये फीमेल के साइटोप्लाज्मिक पार्ट में एंटर करता है, बेसिकली एक साइटोप्लाज्म में, एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशियल क्लीवेज ऑफ द जाइगोट। एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्सियल फिलामेंट। तो मिडिल पीस में देखिए आप क्या क्या है। मिडिल पीस में एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं और काफी ज्यादा डेवलप्ड फॉर्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर नेवन कण भी कहा जाता है, ठीक है। और मिडिल पीस में ये याद रखिएगा, मिडिल पीस में कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म भी होता है। मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन मिडिल पीस में ही होता है, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। तो एक पूरा का पूरा जो उसका एनर्जी का जो यूटिलाइजिंग पूरा जो सिस्टम है वो इसी मिडिल पीस में है। तो एटीपी का जनरेशन कहाँ से हुआ, मिडिल पीस से। और टेल वाला जो पार्ट होता है, देखो इसमें एक्सियल फिलामेंट्स तो होते हैं लेकिन इसमें किसी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट नहीं होता, और यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक पार्ट भी बहुत ज़्यादा कंटेन्स नहीं है। इट कंटेन्स लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, बट कंपेयर करेंगे अगर आप मिडिल पीस से, तो टेल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और यहाँ पर काफ़ी कम अमाउंट में क्या होता है बताओ, साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है देखो, एक स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो गया इस तरह के स्ट्रक्चर में। इस इवेंट का नाम क्या है, इसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इस प्रोसेस में एफएसएच की जरूरत बहुत ज्यादा है। एफएसएच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इवेंट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और ओवरऑल अगर देखेंगे आप, ऐसे स्पर्म का जो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, इसका लेंथ ऑन एन एवरेज 55 माइक्रोमीटर होता है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि स्पर्म का लेंथ कितना होता है, स्पर्मेटोजोआ का लेंथ कितना होता है, तो ये कितना होता है 55 माइक्रोमीटर। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो ये है इवेंट ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, दैट्स क्लियर। तो अब स्पर्मियोजेनेसिस होने के बाद क्या हुआ, एक स्पर्मेटिड हैप्लॉइड, जो स्पर्मेटिड था वो हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद का इवेंट क्या है, देखो कि कैसे वो स्पर्म अब वो टिब्यूल तक, टिब्यूल से ल्यूमेन में कैसे गया, फिर वो आगे वाले पार्ट में ट्रांसफर कैसे होता है। तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो एक नेक्स्ट इवेंट है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द इवेंट ऑफ स्पर्मिएशन।